गुड इवनिंग। तो देखिए हमने एक टॉपिक शुरू किया हुआ है अपना रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था अकाउंटिंग फॉर गुडविल। और अकाउंटिंग फॉर गुडविल के अंदर हम पढ़ रहे थे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। और मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के अंदर हम जो टॉपिक कवर कर रहे थे वो टॉपिक क्या था हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमारा अगर गुडविल का वैल्यू कैलकुलेट करने की हम बात करें तो गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करने का हमारा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने का हमारा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट। तो इस टॉपिक पर हमने कल एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस किया था। आज इसी टॉपिक का हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं कि गुडविल की वैल्यू हम किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को यूज करते हुए। तो यहाँ देखिए हमें एक स्टेटमेंट दी हुई है, तो स्टेटमेंट को देखते हैं। सबसे पहले ये बोल रहा है कि इट वाज एग्रीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ ए फर्म एट 3 years परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 4 year। मीन्स की हमारी जो गुडविल की वैल्यू होगी वो क्या होगी, पास्ट 4 year के वेटेड एवरेज प्रॉफिट की 3 times होगी। द एप्रोप्रिएट वेट टू बी यूज टू ईच ईयर एंडेड ऑन 31st March 2012 के लिए 1 वेट यूज करना है, 13 के लिए 2, 14 के लिए 3 और 15 के लिए हमें 4 वेट यूज करना है। आगे बोल रहा था प्रॉफिट फॉर दिस ईयर एंडेड ऑन 31st March 2012 का जो प्रॉफिट हमें गिवन है 20,200, 2013 का प्रॉफिट गिवन है 24,800, 2014 का प्रॉफिट है 20,000 और 2015 का प्रॉफिट हमें गिवन है 30,000। आगे ये बोल रहा है ऑन स्क्रूटिनी ऑफ द अकाउंट्स द फॉलोइंग मैटर आर रिवील्ड, कि जब हमने अकाउंट्स को चेक किया तो हमें कुछ मैटर्स का पता चला। क्या क्या था, ऑन 1st December 2013 a major repair was made in respect of plant incurring rupees 6,000 which amount was charged to revenue. The paid sum is agreed to be capitalized for goodwill calculation subject to adjustment of depreciation of 10% per annum और reducing balance method। मीन्स ये बोल रहा है कि हमने 1st December 2013 को क्या किया, प्लांट की रिपेयर पर एक बहुत बड़ा काम किया जिसमें हमारा जो एक्सपेंसिव हुआ वो 6,000 का हुआ और उसको हमने क्या किया, रेवेन्यू से चार्ज कर लिया। मीन्स कि उसको हमने रेवेन्यू नेचर का ट्रीट करके डायरेक्ट उसी पर्टिकुलर ईयर के प्रॉफिट से चार्ज कर लिया। लेकिन अब ये बोल रहा है कि इस अमाउंट को हमें क्या करना है, गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करते टाइम कैपिटलाइज करना है, कैपिटल नेचर का मानना है। और कैपिटल नेचर का मानने के बाद इसके ऊपर हमें क्या करना है, 10% पर एनम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमें गिवन है द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2013 वाज ओवर वैल्यूड बाय 2400। मीन्स कि हमारा 2013 का जो क्लोजिंग स्टॉक था उसको हमने ओवर वैल्यू कर दिया, मतलब कि ज्यादा लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक 2400 से। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में बोल रहे हैं टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्जेस ऑफ ₹4800 शुड बी मेड फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। कह रहा है कि गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, मैनेजमेंट कॉस्ट के नेम से 4800 के एनुअल चार्जेस कवर करने हैं। उसके बाद में कह रहा है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल, हमें क्या करना है, गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले देखिए हमें इसने ना पास्ट 4 years के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। जो हमारा 31st March 2012 को जो ईयर क्लोज हुआ उसका प्रॉफिट हमें गिवन है 20,200। उसके बाद में 31st March 2014 को जो ईयर एंड हुआ उसका 2013 का जो ईयर एंड हुआ उसका प्रॉफिट हमें गिवन है 24,800। उसके बाद में 31st March 2014 को जो हमारा ईयर क्लोज हुआ उसका जो हमारा प्रॉफिट गिवन है वो है 20,000। और उसके बाद में 31st March 2015 को जो ईयर क्लोज हुआ उसका प्रॉफिट हमें गिवन है ₹30,000। तो ये हमें क्या दिए हुए, पास्ट 4 years के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन प्रॉफिट्स के बारे में कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं पास्ट की, वो एडजस्टमेंट कंसीडर करनी है। तो सबसे पहले ये बोल रहा है कि 1st December 2013 कहाँ लाई करेगा। तो देखिए क्या हुआ, ये ईयर जो है ये ईयर हमारा 31st March 2013 को क्लोज हो गया।
तो उसके बाद में जो 2014 का ईयर है, ये ईयर हमारा शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2013 को। तो 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 तक ये ईयर हमारा चला। तो इस ईयर के अंदर क्या करेगा, 1 दिसंबर 2013 आएगा। तो इस ईयर के अंदर हमने क्या किया, प्लांट की रिपेयर का एक बहुत बड़ा काम किया, जिसके ऊपर कितना एक्सपेंसिव हुआ, 6000 एक्सपेंस हुआ। और बोल रहा है कि हमने उस एक्सपेंस को क्या किया, रेवेन्यू नेचर का ट्रीट कर दिया, मीन्स कि डायरेक्ट इसी ईयर के प्रॉफिट से चार्ज कर दिया। अब गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, उस एक्सपेंसेस का कैपिटलाइजेशन करना है। तो देखिए क्या होता है, रेवेन्यू नेचर का जो एक्सपेंस होता है ना, वो डायरेक्टली उसी पर्टिकुलर ईयर से चार्ज हो जाता है, जैसा कि हमने कर रखा है। लेकिन अब हमें क्या करना है, उसको कैपिटल नेचर का ट्रीट करना है। तो कैपिटल नेचर का एक्सपेंस डायरेक्ट उसी जिस ईयर में वो एक्सपेंसेस हमने इनकर किए उस ईयर के प्रॉफिट से चार्ज नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, धीरे धीरे डेप्रिसिएशन के रूप में वो चार्ज होता है। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, उस एक्सपेंस का कैपिटलाइजेशन करने के लिए इस प्रॉफिट में से वो चार्ज हुआ है, तो इसको वापस ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए हम लिखेंगे, ऐड करेंगे क्या, कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर का हमें क्या करना है, कैपिटलाइजेशन करना है। अमाउंट कितना था, अमाउंट है इसका 6000, तो 6000 इसके अंदर हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद हमारे पास जो प्रॉफिट्स अवेलेबल होंगे, 2012 का प्रॉफिट 20,200 ही हो जाएगा, यहाँ 24,800 हो जाएगा, यहाँ हमारा प्रॉफिट 26,000 हो जाएगा, और यहाँ हमारा प्रॉफिट रहेगा 30,000। अब देखिए हमने क्या किया, उस एक्सपेंस को कैपिटलाइज तो कर दिया है, लेकिन कैपिटलाइज कर दिया तो इसके ऊपर हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। और डेप्रिसिएशन जो है वो 10% पर एनएम के रेट से रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से हमें चार्ज करना है। तो डेप्रिसिएशन कितना बनेगा, देखिए 6000 हमारा अमाउंट है, उस पर 10% की रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है इस ईयर में। और देखिए ये जो एक्सपेंस हमने इनकर किया है ना, वो 1 दिसंबर 2013 को किया है, मींस कि इस एक्सपेंस का बेनिफिट हमें यहाँ मिला 1 दिसंबर से लेके इस ईयर में 31 मार्च 2014 तक। तो यहाँ 4 मंथ्स के लिए हमें इस एक्सपेंस का बेनिफिट मिला है। तो 4 मंथ के डेप्रिसिएशन यहाँ से हम चार्ज करेंगे। तो 4 मंथ का जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा वैल्यू कितना, 200। तो यहाँ से 200 रुपीज डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो माइनस करेंगे यहाँ से क्या, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना बनेगा, 2014 के ईयर में 200। लेकिन डेप्रिसिएशन के एक खास बात और भी है कि जब एक बार डेप्रिसिएशन चार्ज होती है तो उसके बाद आने वाले फॉलोइंग ईयर्स में हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज होता रहेगा, जब तक कि उसका वैल्यू, उस एक्सपेंस का वैल्यू मतलब कि जीरो नहीं हो जाता, या उस एसेट्स का वैल्यू जीरो नहीं हो जाता, मतलब कि कंप्लीटली वो राइट ऑफ नहीं हो जाता है। तो यहां से भी हमें क्या करना पड़ेगा, उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन का मेथड क्या है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, मीन्स की हर साल के ओपनिंग बैलेंस पर हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो 6000 वैल्यू था, उसमें से 200 हमारा 2014 में डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया, तो फिर से बैलेंस बचा था 5800 पर इस बार हमें 10% की रेट से फुल ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, जो कि कितना आएगा 580। तो 580 डेप्रिसिएशन हमें यहाँ से चार्ज करना होगा। तो ये एडजस्टमेंट करने के बाद हमारे पास जो प्रॉफिट्स बचेंगे 20,200, यहाँ का प्रॉफिट रह जाएगा हमारा 24,800, यहाँ हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 25,800, यहाँ हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 29,420। तो हमने फर्स्ट एडजस्टमेंट जो हमें गिवन था उसको कम्प्लीटली एडजस्ट कर दिया है। क्या था, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस क्रिएट किया हुआ था, उसका कैपिटलाइजेशन करना था, तो हमने उसको वापस से ऐड किया, और उसका यहाँ डेप्रिसिएशन जो बढ़ेगा, क्योंकि वो एक्सपेंस 1 दिसंबर को किया था, तो 4 मंथ रहा यहाँ वो एक्सपेंस, तो 4 मंथ का डेप्रिसिएशन 200 बना, वो चार्ज कर दिया। और उसके बाद वाले ईयर में क्या हुआ, फुल ईयर इस एक्सपेंस का हमें बेनिफिट मिलेगा, तो फुल ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, इसलिए ओपनिंग बैलेंस पर, मतलब कि पिछले साल का डेप्रिसिएशन कटने के बाद जो बैलेंस बचेगा, 6000 में से 200 डेप्रिसिएशन यहाँ चार्ज हो गया था, तो वो 200 माइनस करने के बाद वैल्यू बचा हमारा 5800 पर 10% की रेट से फुल ईयर का डेप्रिसिएशन यहाँ चार्ज हो जाएगा। अब देखिए, अगर इसके बाद हमें एक ईयर और दिया होता, जैसे 31 मार्च 2016 दिया हुआ होता, तो उसमें से भी ये डेप्रिसिएशन चार्ज होता, और डेप्रिसिएशन किस वैल्यू पर चार्ज होता, 5800 में से 580 माइनस करने के बाद ओपनिंग बैलेंस बचता 5220, कितना बचता 5220 पर यहाँ डेप्रिसिएशन चार्ज होता अगर इसके बाद कोई ईयर होता तो। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, सेकंड एडजस्टमेंट में हमें ये बोल रहा है, द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर
31 मार्च 2013 इस ईयर की बात कर रहा है कि इस ईयर के अंदर हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू था वाज ओवर वैल्यूड बाय 2400। हमने क्या कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया। अब देखिए किसी भी ईयर का अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू होता है, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू होगा तो प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए क्लोजिंग स्टॉक को हम रिकॉर्ड कहां करते हैं, हम जब अपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो उसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। अब ट्रेडिंग अकाउंट की देखिएगा, ये मान लीजिए हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट की ये हमारी डेबिट साइड होती है लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या होती है, क्रेडिट साइड होती है। तो ये जो राइट हैंड साइड है ट्रेडिंग अकाउंट की, ये इनकम की साइड है। इनकम की साइड में हमने 2400 क्या कर दिया, एक्स्ट्रा अमाउंट डाल दिया। तो जब यहाँ इनकम वाली साइड में 2400 एक्स्ट्रा अमाउंट डालेंगे तो यहाँ हमारा क्या बचेगा, ग्रोस प्रॉफिट बचता है। वो ग्रोस प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा, 2400 से इंक्रीज हो जाएगा। ग्रोस प्रॉफिट P&L में जाएगा, P&L में हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो भी 2400 से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मीन्स की क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू करने से हमारा प्रॉफिट जो होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो अब हमें क्या करना है, इस ईयर के प्रॉफिट को एडजस्ट करना है। तो जितने रुपए से हमारा क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हुआ था उसको एडजस्ट करने के लिए क्या कर देंगे, यहां से माइनस कर देंगे। क्या लिखेंगे, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन हमने किया हुआ है तो उसको एडजस्ट करेंगे। तो यहां से वो 2400 का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ था क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू होने की वजह से, तो उसको माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो हमारे पास यहां से प्रॉफिट आ जाएगा 22,400। यहां हमारा जो प्रॉफिट रहेगा वो प्रॉफिट रहेगा 20,200। यहां हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 25,800 और यहां हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 29,420। उसके बाद में देखिए किसी भी ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक है, किसी भी ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो उसके बाद वाले ईयर का क्या बनता है, ओपनिंग स्टॉक बनता है। जैसे मान लीजिए 31 मार्च 2013 का हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक था वो इस 31 मार्च 2014 को जो ईयर क्लोज हुआ है, मीन्स कि वो 1 अप्रैल 2013 को ईयर शुरू हुआ था, तो इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक जो आया वो 31 मार्च 2013 का जो क्लोजिंग स्टॉक था वही सेम वैल्यू यहाँ ओपनिंग स्टॉक बनकर आया। तो जब यहाँ का क्लोजिंग स्टॉक 2400 से ओवर वैल्यू था तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, यहाँ का ओपनिंग स्टॉक 13-14 वाले ईयर का ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया। ओपनिंग स्टॉक को हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में, मीन्स की एक्सपेंस वाली साइड में। जब एक्सपेंस वाली साइड में 2400 रुपीज हमने एक्स्ट्रा अमाउंट डाल दिया तो उससे क्या होगा, हमारा जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज हो गया होगा, क्योंकि एक्सपेंस हमने ज्यादा लिख दिए। एक्सपेंस ज्यादा लिख दिए तो प्रॉफिट क्या होगा, हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो इस प्रॉफिट पर भी इस क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट है, क्योंकि यहाँ का क्लोजिंग स्टॉक यहाँ का ओपनिंग स्टॉक बना है, तो इसको प्रॉफिट पर भी इस चीज का इफेक्ट रहा है, तो उसको भी हमें एलिमिनेट करना होगा। तो क्या करेंगे, प्रॉफिट हमारा रिड्यूस हुआ है तो हम क्या करेंगे, वापिस ऐड कर देंगे। क्या लिखेंगे, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का हमारा ओवर वैल्यू हो गया, कितने अमाउंट से ओवर वैल्यू हो गया है, 2400 से। यहां ध्यान रखिएगा, अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हुआ है तो प्रॉफिट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो उसको एडजस्ट करने के लिए हमने माइनस कर दिया। जब यहाँ का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हुआ तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक भी क्या हो गया, ओवर वैल्यू हो गया। तो ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू होने से प्रॉफिट हमारा रिड्यूस होता है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए हमने क्या कर दिया, वापिस ऐड कर दिया। अब एडजस्टमेंट में वो ऐसे भी बोल सकता था कि हमारा जो कोई भी पर्टिकुलर ईयर है उसका क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू हो गया। अंडर वैल्यू का मतलब क्या है कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक हमने कम लिख दिया है, रिड्यूस करके लिख दिया। अब क्लोजिंग स्टॉक कम लिखने से क्या होगा, इनकम वाली साइड में अमाउंट कम गया, इनकम वाली साइड में अमाउंट कम गया तो उस पर्टिकुलर ईयर का, जिस ईयर का आपका क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू हुआ है उसका प्रॉफिट रिड्यूस हो गया होगा, तो यहां भी वो वापिस से ऐड करेंगे। अब क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू हुआ तो नेक्स्ट ईयर के लिए यहाँ का जो क्लोजिंग स्टॉक था वही अगले साल का क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक बनेगा। तो ओपनिंग स्टॉक भी यहाँ से अंडर वैल्यू होकर आया होगा, और जब ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू हुआ है मतलब एक्सपेंस वाली साइड में आपने अमाउंट कम डाला है, तो आपका जो प्रॉफिट है वो क्या हो गया यहाँ का इंक्रीज हो जाएगा। तो एडजस्ट करने के लिए माइनस करना पड़ेगा। तो दोनों तरीके की एडजस्टमेंट देख लीजिएगा, कोई भी एडजस्टमेंट गिवन हो सकती है। अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू हुआ है तो यहाँ का प्रॉफिट आपका क्या हुआ होगा, डिक्रीज हुआ होगा, रिड्यूस हुआ होगा, तो उसको वापिस एडजस्ट करने के लिए यहाँ ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक रिड्यूस होकर आया होगा तो वहां का प्रॉफिट एडजस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से माइनस करना पड़ेगा।
उसके बाद में देखिए ये एडजस्टमेंट करने के बाद हमारे प्रॉफिट कितने आ गए 29,420। यहाँ का प्रॉफिट कितना हो गया 22,400 और यहाँ का प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 20,200। उसके बाद में नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखिए क्या बोल रहा है टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्जेस ऑफ ₹4800 शुड बी मेड फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। कह रहा है गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या करना है, मैनेजमेंट कॉस्ट के नाम के 4800 रुपीज एनुअल चार्जेस के काटने हैं। एनुअल चार्जेस काटने हैं तो एनुअल का मतलब पर ईयर, तो यहां से हम क्या करेंगे मैनेजमेंट कॉस्ट के 4800 रुपीज चार्ज करेंगे। एनुअल है तो हर साल के प्रॉफिट से कटेगा। 4800 अमाउंट है, 4800 हमें यहां से चार्ज करना है, 4800 यहां से चार्ज करना है, 4800 हमें क्या करना होगा यहां से चार्ज करना होगा। ये अमाउंट एडजस्टमेंट करने के बाद आपके पास बच गया था 23,400, उसमें से 4800 हमें चार्ज करना है और यहां से भी हमें क्या करना है 4800 चार्ज करना है। तो एनुअल चार्जेस के 4800 रुपीज चार्ज करने के बाद हमारे पास प्रॉफिट्स कितने बचेंगे 15,400, यहां प्रॉफिट बचेगा 17,600, यहां से बचेगा 6 और 18,600। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो प्रॉफिट आएगा एक मिनट, ये हमने चार्ज कर दिया, इस अमाउंट को देखना दोबारा से एक बार, ये प्लस करना था, इसमें 28,200 आएगा, इसमें से 4800 हमने क्या करने हैं चार्ज करने हैं, तो ये वैल्यू हमारा हो जाएगा 23,400। यहां से जब हम अमाउंट चार्ज करेंगे 24,620 आ जाएगा। तो ये सारे अमाउंट्स एडजस्ट करने के बाद हमें जो ये प्रॉफिट्स मिले इनको हम बोलेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट्स। क्या बोलेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट्स। अब एडजस्टेड प्रॉफिट्स को हमें क्या करना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड फॉलो करना है। तो वेट देना है, इसका वेट, इसको वेट देना है 1, यहाँ वेट देना है 2 का और यहाँ 3 का और यहाँ क्या करना है 4 का वेट देना है। तो वेट देने के बाद हमारे पास क्या मिलेगा प्रॉफिट और वेट की मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट मिलेगा। कितना आ जाएगा यहाँ से 15,400, यहां से मिलेगा हमें 35,200, यहां से मिलेगा 70,200, यहां से मिलेगा 98,480। ये हमारा वेटेड जो प्रॉफिट था एडजस्टेड प्रॉफिट और वेट का क्या किया हमने मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट आ गया। अब क्या करना है हमें प्रोडक्ट का टोटल करना है। देखिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट, टोटल ऑफ वेट। तो अब हम क्या करेंगे प्रोडक्ट का टोटल करेंगे, प्रोडक्ट का टोटल करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट का टोटल आएगा 2,19,280 और वेट का टोटल करेंगे तो यहां से वेट का टोटल आएगा 10। तो यहां से हम जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 2,19,280 बाय वेट का टोटल है हमारा 10। तो यहां से जब हम सोल्व करेंगे तो 21,920 हमारा क्या आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। उसके बाद में इसने बोला हुआ था कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट की 3 टाइम्स हमारी गुडविल है। तो गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो हमारे पास यहाँ वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो है वो 21,928 है और 3 ईयर्स परचेज की इक्वल गुडविल है। तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो गुडविल आ जाएगी वो आ जाएगी 65,784 क्या होगी हमारी गुडविल की वैल्यू होगी। तो ये क्वेश्चन था हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट का और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है कि एग्जाम के अंदर कई बार क्या करता है कंप्लीट क्वेश्चंस तो नहीं देगा ये, बल्कि इसकी एक आधी एडजस्टमेंट जैसे ये ओवर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक वाली एडजस्टमेंट है ये पूछी हुई है एग्जाम के अंदर। तो ये इस तरीके की कोई एक आधी एडजस्टमेंट उठा के वो क्वेश्चन में डाल देगा। तो आपको इसको ध्यान में रखना है कि क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू करने से प्रॉफिट्स पर क्या इफेक्ट पड़ा है और अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू हो जाता तो प्रॉफिट्स पर क्या इफेक्ट पड़ता, इस चीज को भी आपने मेंशन करके चलना है। तो ये था हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड।
उसके बाद में अगर हम बात करें गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करने के हमारे नेक्स्ट मेथड की, तो नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो क्या है, सुपर प्रॉफिट मेथड है। गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करने का सेकंड जो हमारा मेथड है, सेकंड मेथड हमें जो फॉलो करना है वो क्या है, सुपर प्रॉफिट मेथड है। सुपर प्रॉफिट मेथड से जब हम गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, तो देखिएगा हम कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करने का हमारा जो फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला क्या होगा, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब देखिए सबसे पहले बात तो यह कि सुपर प्रॉफिट होता क्या है। सुपर प्रॉफिट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम कोई बिजनेस के अंदर हमने कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है और अगर हमारे जैसा ही कोई बिजनेस मार्केट में दूसरा चल रहा है या पूरा मार्केट है, मार्केट के अंदर हमारे जैसा बिजनेस करने वाले लोग हमारे जितना ही कैपिटल इन्वेस्ट करके सपोज कीजिए कि 20,000 प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, ये क्या है, मार्केट का प्रॉफिट है। मार्केट में अगर कोई भी पर्सन मान लीजिए हमारे जैसा बिजनेस करेगा और हमारे जितना कैपिटल इन्वेस्ट करेगा तो उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, 20,000 प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन हमने क्या किया, सेम कैपिटल इन्वेस्ट किया और सेम कैपिटल इन्वेस्ट करने के बाद हमने एक्चुअल में जो प्रॉफिट अर्न किए वो प्रॉफिट हमने अर्न किए 25,000। अब देखिए मार्केट में तो नॉर्मली प्रॉफिट मिलता है 20,000, लेकिन हमने क्या किया 25,000 का प्रॉफिट अर्न कर लिया। तो मार्केट से जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हमें मिला है, मार्केट से कितना प्रॉफिट एक्स्ट्रा मिला हमें, 5,000 जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिला है, यही 5,000 हमारा क्या है, सुपर प्रॉफिट है। सुपर प्रॉफिट का मीनिंग क्या है कि मार्केट के रेट ऑफ रिटर्न से अगर हमने कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर लिए है तो वो एक्स्ट्रा वाला जो अमाउंट है वो क्या बोला जाएगा, सुपर प्रॉफिट बोला जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से जब हम गुडविल का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए सुपर प्रॉफिट। हमें क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट चाहिए। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने का हमारा जो फॉर्मूला होगा, एवरेज प्रॉफिट या फिर हम इसको एक्चुअल प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट क्या होता है, जो हमने वास्तव में कमाया है। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब मार्केट कंडीशंस को देखते हुए हमारे जैसे बिजनेस में कितना प्रॉफिट मिलता। अब एवरेज प्रॉफिट तो हमने कैलकुलेट करना सीख लिया है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमें पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स दिए होंगे, पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट के अंदर अगर कोई अबनॉर्मल लॉस या अबनॉर्मल गेन का इफेक्ट है तो उस इफेक्ट को क्या करेंगे, हम एलिमिनेट करेंगे। मींस कि अबनॉर्मल लॉस अगर कोई चार्ज हुआ है किसी ईयर के प्रॉफिट से तो उसमें वो वापस ऐड हो जाएगा, और अगर किसी पर्टिकुलर ईयर के प्रॉफिट में अबनॉर्मल गेन इंक्लूड हुआ है तो वो वापस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मींस की नॉर्मल प्रॉफिट, पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स को नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के बाद उनका टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद जितने भी नंबर्स ऑफ ईयर का वो प्रॉफिट है उससे डिवाइड कर देंगे, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का हमारा जो फॉर्मूला होता है, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है मार्केट रेट ऑफ रिटर्न क्या चल रहा है, कि मींस हमने बिजनेस में कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है और उस कैपिटल पर मार्केट रेट ऑफ रिटर्न कितना चल रहा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने अपने बिजनेस के अंदर क्या किया, 5 लाख रुपीज का कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है और 5 लाख का कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है, मार्केट का जो रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है वो 10% चल रहा है। तो 5 लाख पर 10% के रेट से हमें कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए, 50,000। तो ये 50,000 हमारा क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट है। अब सपोज कीजिए कि हमें कैपिटल इन्वेस्टेड गिवन नहीं है स्टेटमेंट के अंदर डायरेक्टली, तो कैपिटल इन्वेस्टेड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो कैपिटल इन्वेस्टेड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो अप्रोच है। एक तो बैलेंस शीट का एसेट साइड अप्रोच है। एसेट साइड अप्रोच से हम क्या करते हैं, बिजनेस की जितनी भी टोटल एसेट्स है, बिजनेस की टोटल एसेट्स है उसमें से क्या करेंगे, आउटसाइड लाइबिलिटीज माइनस कर देंगे। कैपिटल इन्वेस्टेड का मतलब क्या होता है कि पार्टनर्स का कितना पैसा लगा हुआ है या ओनर्स का कितना पैसा लगा हुआ है। तो बिजनेस की टोटल जितनी भी एसेट्स है उस एसेट्स में से अगर हम आउटसाइडर्स की पेमेंट कर दें
बिजनेस की एसेट्स में से अगर हम आउटसाइडर्स की पेमेंट कर दें तो वो पार्टनर्स का ही लगा हुआ फंड है बिजनेस के अंदर, बाकी जो बचेगा अमाउंट वो पार्टनर्स का ही होगा। तो इस तरीके से भी हमें कैपिटल इन्वेस्टेड मिल सकता है। या फिर अगर हम लाइबिलिटी साइड से जाएं, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड है अप्रोच की बात करें तो लाइबिलिटी साइड से क्या होगा, पार्टनर्स का कितना फंड लगा हुआ है वो हमें देखना है, कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया हुआ है। तो जितने पार्टनर्स के कैपिटल्स दिए हुए हैं उनको ऐड कर लो, प्लस में अगर बुक्स के अंदर कोई रिजर्व पड़ा है तो वो ऐड कर लो, प्लस में अगर कोई प्रॉफिट पड़ा है तो वो ऐड कीजिएगा, और अगर कोई लॉस है तो वो क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। तो पार्टनर्स का टोटल फंड आ जाएगा बिजनेस में कितना इन्वेस्टेड है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल इन्वेस्टेड बोलते हैं। दोबारा से देख लीजिए, एक बार रिपीट कर रहा हूं। सुपर प्रॉफिट मेथड हम गुडविल के वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉलो कर रहे हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यू कैलकुलेट करने का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, पास्ट ईयर्स के जो हमें प्रॉफिट्स दिए होंगे उनका टोटल करेंगे, पहले उनको एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट करने के बाद उनका टोटल करेंगे और जितने ईयर के प्रॉफिट है उससे डिवाइड कर देंगे। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब कैपिटल इन्वेस्टेड मान लीजिए कि हमें डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम कैपिटल इन्वेस्टेड कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास दो अप्रोच है। अब हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा अप्रोच फॉलो करना है, वो स्टेटमेंट के अंदर हमें इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है उससे पता चलेगा। तो एसेट साइड अप्रोच से हम क्या करेंगे, टोटल एसेट्स में से आउटसाइड की लाइबिलिटी जैसे मान लीजिए क्रेडिटर्स हैं उनको माइनस कर देंगे तो हमारी कैपिटल इन्वेस्टेड आ जाएगी। लाइबिलिटी साइड अप्रोच से अगर हम बात करें तो क्या करेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल, रिजर्व, प्रॉफिट्स इन सबको ऐड कर लेंगे, और अगर बुक्स में कोई लॉस है तो उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कैपिटल इन्वेस्टेड आ जाएगा। तो इसी टॉपिक के ऊपर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिएगा, स्टेटमेंट हमें गिवन है, स्टेटमेंट के अंदर स्टेटमेंट में ये बोल रहा है कि फर्म्स एवरेज प्रॉफिट आर ₹70,000। मीन्स कि हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 70,000 और बोल रहा है इट इंक्लूड्स एन अबनॉर्मल प्रॉफिट ऑफ 5,000। मीन्स कि ये जो एवरेज प्रॉफिट है इसमें 5,000 रुपीज का एक अबनॉर्मल प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। तो हमें तो नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट चाहिए ना, अगर इसके अंदर कोई अबनॉर्मल प्रॉफिट ऐड है तो उसको वापस से माइनस करेंगे। तो अबनॉर्मल प्रॉफिट 5,000 रुपीज हमें गिवन है वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो एक्चुअल या एडजस्टेड या नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 65,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट हो गया। उसके बाद में ये बोल रहा है कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 5,50,000। कैपिटल इन्वेस्टेड हमें दे रखे 5,50,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना गिवन है, 10% है। कैलकुलेट गुडविल एट 4 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। कह रहा है सुपर प्रॉफिट की 4 टाइम्स क्या है, गुडविल है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से हमें गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो पहले तो हमें सुपर प्रॉफिट चाहिए। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो हमें गिवन है, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। नॉर्मल जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेट करने का हमारा जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो यहां में जो कैपिटल इन्वेस्टेड गिवन है वो 5,50,000 है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10% है। ये परसेंटेज तोड़ेंगे तो बाय 100 आ जाएगा। देखिए बुक में ना ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ऐसे लिखा हुआ है, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, लेकिन एक्चुअल में ये ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज में होते हैं, तो वो परसेंटेज तोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली वो 100 उसके बाय में जाएगा। तो यहां से हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट आएगा वो कितना आ जाएगा, 55,000 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, कितना आ जाएगा, आपका एवरेज प्रॉफिट है 65,000, नॉर्मल प्रॉफिट है 55,000। तो यहां से हमें सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा क्या, 10,000। अब सुपर प्रॉफिट मेथड से हमें क्या करना है, गुडविल का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो गुडविल का वैल्यू कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो हमें यहाँ हमने सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया है, कितना है 10,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें गिवन है 4। तो हमारे यहाँ गुडविल का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। तो ये हमारा मेथड था सुपर प्रॉफिट मेथड। इस पर कुछ
क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।